मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जिस कविता पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है टाइगर इन द जू। और इस पोएम के पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। मित्रों, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। A Tiger in the Zoo is a poem consists of 5 stanzas and each stanza has 4 lines. The rhyming scheme of this poem is ABCB and the writer of this poem is Leslie Norris. तो चलिए पोएम पढ़ने से पहले राइटर के बारे में यानी कि पोइट के बारे में कुछ जान लेते हैं। लेस्ली नॉरिस जो हैं वेल्स पोइट हैं। वेल्स एक कंट्री है यूनाइटेड किंगडम की। उनका जन्म 21 मई 1921 को हुआ था और उनका डेथ यानी कि मरण दिवस है 6 अप्रैल 2006। उन्होंने अपनी पहली कविता 1938 में लिखा था और उनके पहले कविता संकलन 1943 यानी कि फर्स्ट पोइट्री बुक 1943 में पब्लिश हुआ था। उनके कुछ विशेष लिटरेरी वर्क हैं फाइंडिंग गोल्ड, द लाउड विंडर, स्लाइडिंग and A Tiger in the Zoo. So let's have a look on this poem, A Tiger in the Zoo. This poem contrasts the life of a tiger living in the jungle and in the zoo. ये पोएम हमें दर्शाता है कि एक टाइगर जो कि वाइल्ड एनिमल है, जंगल में रहता है और जू में भी उसे रखा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जंगल में रहने से क्या करता है, जू में रहकर ये क्या कर रहा है, ये सब डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस पोएम अ टाइगर इन द जू में। एक फ्री एनिमल को अगर कैद में रखोगे तो वो कैसे बर्ताव करता है वो सब भी दिया गया है इस पोएम में। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays. ये जू वाला टाइगर है क्या? डेफिनेटली ये टाइगर इन द जू है यानी कि जू वाला टाइगर है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, यहाँ पर ही टाइगर है, स्टॉक्स यानी कि मूवमेंट्स है और उसका अलग मीनिंग भी होता है टू स्पाई इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यानी कि अपने ब्राइट कलर स्ट्राइप से वो आगे मूवमेंट करता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, यानी कि यहाँ पर फ्यू स्टेप्स रेफर्स टू द नैरो स्पेस ऑफ द केज, यानी कि जो कम जगह है अपनी केज में उसे दर्शा रहा है। इसका मतलब वो बहुत ही कम स्टेप्स आगे पीछे हो सकता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स यानी कि उसके पॉज, टाइगर के पॉज, पंजे, ऑफ वेलवेट क्वाइट उसके पंजे बहुत ही वेलवेट यानी कि मखमली हैं। इन हिज क्वाइट रेज, यानी कि वो अपनी एंगर, रेज यानी कि एंगर, अपने गुस्सा को शांत यानी कि कंट्रोल करके रखा है। उसके अंदर गुस्सा है पर वो दिखा नहीं सकता, उसके अंदर गुस्सा दिखा नहीं सकता, बाहर नहीं कर सकता क्योंकि वो कैद है। तो टोटली इस स्टेंजा में कहा गया है कि एक टाइगर अपने पिंजरे में बंद है और अपनी मखमली पैड्स यानी कि पैरों से आगे पीछे हो सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. तो पहले देख लेते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ के। He should be lurking in shadow, lurking यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड हो सकता है। तो लर्किंग का मीनिंग है टू बी हिडन एज टू वेट फॉर प्रे, यानी कि अपने शिकार के लिए छुप कर बैठना। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग हो सकता है डिफ़िकल्ट वर्ड। स्लाइडिंग है मूवमेंट्स जो कि रेंगते हुए जाना, मूव करना। नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पास, प्लम्प यानी कि मोटा, ताज़ा। तो बेसिकली इस स्टेंजा में कहा गया है कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए, उसे जू में नहीं जंगल में होना चाहिए। और वो जंगल में अभी क्या करता, बड़े बड़े लंबे लंबे घास के बीच में से वो मूवमेंट करता
अपने शिकार का छिप कर के वेट करता और किसी वाटर होल के पास जाकर चुपचाप बैठ जाता जहाँ पर मोटा ताज़ा हिरन आते और उनका वो शिकार करता। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टेंजा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में क्या लिखा गया है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो चलिए देखते हैं इन सब का मतलब क्या है। He should be snarling around houses. Snarling का मतलब है warning sound made by animals at the jungle's edge. Edge मतलब border. सो वो क्या कर रहा होता जंगल में? जंगल में वो आवाज़ें कर रहा होता है। जो जंगल के पास में जो घर होते उसके आसपास वो आवाज़ करके लोगों को डरा रहा होता। Baring his white fangs, his claws, अपने नुकीले दांत अपने नुकीले करके terrorizing the village, वो सारे गांव को डरा रहा होता, ना कि अभी जो कर रहा है जू में बैठ के चुपचाप, मतलब लोगों से डरकर जू के अंदर बैठा हुआ है। अगर वो जंगल में होता तो लोग उससे डरते। अच्छा है, बहुत अच्छा है। Okay, so now let's move to next stanza. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. तो ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। तो प्रीवियस स्टेंजा और ये स्टेंजा कनेक्टेड है, टोटली सब स्टेंजा कनेक्टेड है, पर यहाँ पर बेसिकली प्रीवियस और ये वाला बहुत ही कनेक्टेड है, क्योंकि प्रीवियस वाला ने दिखाया कि जंगल में शेर यानी कि जंगल का राजा कैसे रहता है और लोगों को कैसे डराता है, और यहाँ पर लिखा गया है कि जू में उस शेर की ताकत कैसे कम हो जाती है। बट ही इज़ लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, वो कंक्रीट यानी कि सीमेंट की दीवारों के बीच बंद है। ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसके ताकत उस जेल के पीछे बंद है, जेल ही समझ लो, उस जू के पीछे बंद है। स्टकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो अपना लेंथ यानी कि अपने कमरे का लेंथ देख रहा है, घूम रहा है और विजिटर्स को लगभग इग्नोर कर रहा है, मतलब हर विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। अगर वो विजिटर जंगल में होते और ये शेर जंगल में होता तो खेल कुछ अलग ही होता। खैर छोड़िए। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टेंजा। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो ये है अंत यानी कि लास्ट स्टेंजा। तो क्या लिखा गया है इसमें, आइए देखते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars. वो रात को लास्ट वॉइस सुनता है, और वो लास्ट वॉइस किसका होता है? पेट्रोलिंग कार्स का। And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars, और वो अपनी खूबसूरत आँखों से खूबसूरत तारों को देखता है। यहाँ पर एक क्वालिटीज़ को कंपेयर किया गया है उसके आँख और तारे को, जो कि दोनों ब्रिलियंट हैं। तो ये लास्ट स्टेंजा देख करके मुझे याद आ रहा है लॉकडाउन वाले दिन, यानी कि हम भी शेर हैं, जंगल के नहीं तो कम से कम सोसाइटी के, बाहर बिना रोक टोक के घूमते थे, पर लॉकडाउन आ गया, कोरोना वायरस आ गया, और हमें इंसान को घर के अंदर रहना पड़ा, और हम भी सुनते थे पेट्रोलिंग कार्स के साउंड जब पुलिस आती थी, और रात को चांद या तारे को देख के हम सोचते थे ये मनुष्य घड़ी कब टलेगी, कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा। कोरोना वायरस का तो पता नहीं, पर ये जो पोएम है ख़त्म हो गया है। और अभी देखते हैं कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस है जो यहाँ पर यूज़ किया गया है। लिटरेरी डिवाइस,
फर्स्ट हम देखते हैं पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन क्या होता है? पर्सनिफिकेशन ये होता है किसी लिविंग बीइंग या फिर नॉन लिविंग बीइंग को हम ह्यूमन के साथ कंपेयर करते हैं, उसे ह्यूमन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन में ही स्टॉक्स इन हिज, तो यहाँ पर ही टाइगर है, कोई ह्यूमन नहीं, तो इसे हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट आता है मेटाफोर। मेटाफोर क्या है? किसी दो चीज़ को हम कंपेयर करते हैं, दो अलग चीज़ को कंपेयर करते हैं, पर वो डायरेक्टली करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। तो यहाँ पर है पैड्स ऑफ वेलवेट, यानी कि जो टाइगर के पंजे हैं वो वेलवेट के हैं, यानी कि वेलवेट और पैड्स में कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि समान है, इसलिए हम उसे मेटाफोर कहते हैं। ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? दो अलग आइडियाज़, यानी कि अपोजिट आइडियाज़ को हम एक साथ यूज़ करते हैं। जैसे कि क्वाइट, रेज, दो अलग शब्द हैं। क्वाइट अलग है, शांत है, रेज अलग है, एंगर है जो कि गुस्सा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ओपोजिट हैं और इसको एक जगह पे यूज़ किया गया है, तो ये हो गया ऑक्सीमोरन। एंड देन आता है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? जो अपने दिमाग में कुछ इमेज क्रिएट करता है, समथिंग दैट क्रिएट इमेज इन आवर माइंड। तो यहाँ पर देखोगे कि इन हिज विविड स्ट्राइप्स, जो सडनली आपके दिमाग में आ जाएगा टाइगर का इमेज जो अपने स्ट्राइप्स में होगा। उसके बाद आता है एन्जाम्बमेंट। एन्जाम्बमेंट क्या होता है कि कोई भी पोइट्री में अगर फर्स्ट लाइन या फिर कोई किसी भी लाइन नेक्स्ट लाइन को बिना पंक्चुएशन मार के कंटिन्यू करता है तो उसे हम एन्जाम्बमेंट बोलते हैं। इधर फर्स्ट और सेकंड लाइन का एग्जांपल है और बाकी खुद ढूंढ लेना, सब मैं थोड़ी ना करूँगा। तो चलिए चलते हैं आगे। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है ना? रिपीटिशन ऑफ साउंड। यहाँ पर देखोगे कि प्लम्प डियर पासेस, यहाँ पर प साउंड रिपीट हुआ है, प्लम्प एंड पास, तो ये हो गया एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन जैसे वर्ड्स और भी हैं, जैसे कि कॉन्सोनेंट्स एंड एसोनेंट्स, जो कि रिपीटिशन होता है कॉन्सोनेंट का, एसोनेंट्स बायल का। तो ये सब देख लेना, मैं कुछ एग्जाम्पल दिया और खुद ही कुछ कर लेना, और जो नया आएगा कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो आज के पोएम एनालिसिस में इतना है। अरे रोकिए, मुझे एक सवाल करना था। तो जाते जाते मित्रों, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्या टाइगर को आज़ादी देना चाहिए या नहीं चाहिए? मैं जवाब मांगता हूँ मित्रों, क्या ये ठीक है? किसी जानवर को उसके मर्जी के बिना कैद में रखना कितने हद तक ठीक है? ये हम आपसे पूछते हैं, जनता आपसे पूछती है। तो भाई लोग सुन लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।